अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको फ़र्क बताएंगे कि तफ्तीश करने में इन्वेस्टिगेशन विंग क्यों कामयाब नहीं होती। क्या वजह है कि CIA के पास जब तफ्तीश आती है मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो जाते हैं, और अगर डाकू और अगर डकैत अपने साथियों को गिरफ्तार करवाएं तो उनके पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। इसमें ये भी आपको दिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन विंग कितनी कामयाब है और क्यों कामयाब नहीं होती। CIA को क्या ऐसा कुछ दिया जाए, कौन सी ऐसी सहूलियात दी जाएं कि उनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो जाए। इसके बारे में CIA क्या कहती है, CIA के अफसरान क्या कहते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। हर एक का हक है कि उसको इंसाफ मिले और उसका केस वर्कआउट हो। इसी तरह CIA की भी कैपेसिटी है कि CIA अगर एक मुकदमा जिसमें किसी का 5,000 गया है, जिसका 5,000 गया है या जिसकी साइकिल गई है, उसके लिए उसकी मर्सिडीज बेंज वो साइकिल है, उसके लिए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो है। जिस गरीब आदमी का 1 तोला जेवर गया है, उसके लिए तो उसका इंपोरियम माल वो 1 तोला जेवर ही है, उसकी लैंड क्रूजर प्राडो वो 1 तोला जेवर है। सेंसिटिविटी के लेवल पे जाके शायद उस लेवल पे उसकी वो प्रायोरिटी ना बने कि उसको भी CIA वर्कआउट करे। इसलिए जो CIA में केसेस आते हैं जनरली वो 3 मिलियन से ज्यादा जो रॉबरी है वो आती है हमारे पास, और इसके अलावा डकैती और किडनैपिंग फॉर रैंसम और जो रॉबरी एंड डकैती विद मर्डर, इस तरह के केसेस हमारे पास ज्यादा आते हैं। SSP CIA हैं जी लियाकत अली मलिक साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जब कोई भी तफ्तीश, चाहे वो ब्लाइंड मर्डर हो, डकैती हो, हाउस रॉबरी हो या इसी तरह के संगीन जुर्म की वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान को पकड़ना हो, तो CIA कामयाब हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसकी कारकर्दगी इतनी मुतासिरकुन क्यों नहीं रहती है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब बताइएगा कि CIA इस तरह से कामयाब कैसे होती है। कोई ज़्यादा सहूलतें हैं, कुछ ज़्यादा मेहनती लोग हैं जो आपकी सुपरविजन में और आप उसको सुपरवाइज़ करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शेख साहब, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन विंग काम नहीं करता या उनके पास कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है। होता ये है कि अगर लाहौर में 2,74,000 मुकदमा पिछले साल दर्ज हुआ है ना, तो 2,74,000 को वर्कआउट करने के लिए उनके पास 600-650 तफ्तीशी है सारा टोटल। तो उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ केसेस, कि जितने केसेस हैं उनकी रेशो के हिसाब से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं लोग। जबकि CIA के पास फिल्टर होके केसेस आते हैं, और जो उनमें से आते हैं वो या हाई प्रोफाइल होते हैं या पुराने मुकदमे ऐसे जिनके ऊपर कोई हेडवे नहीं बना होता और लोग बेचारे फिर रहे होते हैं, तो उस तरह के को आ जाते हैं सीरियस नेचर के। तो टारगेटेड फिर उस स्पेसिफिक केस के ऊपर काम करती है टीम, तो अल्लाह ताला उसमें फिर कामयाबी देता है। और उसमें डेफिनेटली एक तो ये है कि टारगेटेड केसेस होते हैं, नंबर 2 टीम स्पेसिफिक उस पर काम करती है, नंबर 3 हमारे जो लड़के CIA में काम कर रहे होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी कुछ इंफॉर्मेशन का नेटवर्क भी फिर डेवलप हो चुका होता है। जो लोकल पुलिस में जो थाने में लोग हैं, आज इस थाने में हैं, कल दूसरे में हैं, परसों तीसरे में हैं और चौथे में हैं, तो उनका शायद उस तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन का और इन्फॉर्मेशन का फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं होता। जो CIA का ऑफिसर है, क्योंकि वो एक स्टेशन पे या CIA के अंदर ही वो फिर रहा होता है, तो उसका इन्फार्मर अगर आज वो कोतवाली में है तो शादरा की या अंदरूनी शहर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कल अगर वहाँ से वो 2-4 साल बाद वो मनावा में इधर नवाकोट में भी आ जाएगा ना, तो फिर भी उसको इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि उसने थाने के बाहर भी वो मुकदमा पकड़ना है या चालान करना है। कि जो चूंग वाला है वो शादरे का केस ट्रेस कर ले और चालान कर ले, तफ्तीश तब्दीली, उसको कोई इशू नहीं है। जबकि शादरा का जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या सब इंस्पेक्टर है वो कैंट का केस तफ्तीश नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीज़न है। फिर इंफॉर्मेशन वाला नेटवर्क जो मैंने आपको कहा है, फिर ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक केसेस को डील करते करते आपकी वो जो एक सेंस है उस केस को और एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाती है। तो स्पेशलाइजेशन वाला भी एक तकरीबन ना चाहते हुए भी, जो कि बेसिकली स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए लेकिन नहीं हम कर पा रहे बाकी फील्ड्स में, तो ये एक स्पेशलाइजेशन वाला आंसर आ जाता है, तो फिर बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं और जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि जो
आपने कहा कि फ़िल्टर होके केसेस आपके पास आते हैं, जो हाई प्रोफाइल होके केसेस आपके पास आते हैं, तो क्या उन लोगों का हक नहीं है जो दरबदर फिरते हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक इंतज़ार करते हैं और कहा जाता है कि साहब कोर्ट गए हुए हैं, तो क्या उनका हक नहीं है उनको इस तरह से फौरी इंसाफ मिले? जैसे आपके पास केसेस आते हैं और आप उसको हल करते हैं, आपसे मुराद CAA के पास है, तो क्या उनका हक नहीं है? प्रिंसिपली तो क्योंकि जिस तरह हर शहरी की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा प्राइम फंक्शन है, तो ये हर शहरी का हक है कि क्राइम हो ही ना, उसको सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, सेफ्टी उसकी प्रॉपर्टी की और लाइफ की। लेकिन स्टिल क्राइम तो होता है, जब तक इंसान जिंदा है, 2 इंसान जिंदा है, क्राइम तो होता रहेगा। इसी तरह कोशिश तो सबकी यही होती है कि 100% केसेस ट्रेस हो, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा 600 लोगों के साथ 2,74,000 मुकदमा वर्कआउट नहीं किया जा सकता विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। इवन 600 की जगह आप शायद 6,000 भी कर दें तो 2,74,000 केस ट्रेस नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, हर एक का हक है कि उसको इंसाफ मिले और उसका केस वर्कआउट हो। इसी तरह CIA की भी कैपेसिटी है कि CIA अगर एक मुकदमा जिसमें किसी का 5,000 गया है, जिसका 5,000 गया है या जिसकी साइकिल गई है, उसके लिए उसकी मर्सिडीज बेंज वो साइकिल है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है ना, उसके लिए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो है। जिस गरीब आदमी का 1 तोला जेवर गया है, उसके लिए तो उसका एम्पोरियम माल वो 1 तोला जेवर ही है, उसकी लैंड क्रूजर प्राडो वो 1 तोला जेवर है। तो लेकिन सेंसिटिविटी के लेवल पे जाके शायद उस लेवल पे उसकी वो प्रायोरिटी ना बने कि उसको भी CIA वर्कआउट करे। इसलिए जो CIA में केसेस आते हैं जनरली वो 3 मिलियन से ज़्यादा जो वो है रॉबरी है वो आती है हमारे पास, और इसके अलावा डकैती और किडनैपिंग फॉर रैंसम और जो इस तरह रॉबरी एंड डकैती विद मर्डर, इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। अदरवाइज़ फिर फ़र्क कोई नहीं रह जाएगा CIA में और आम इन्वेस्टिगेशन विंग में। अगर हर केस ही हमारे पास आना शुरू हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा उसको मैनेज करना। कैप्टन साहब, एक हमारे पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर में एक ट्रेंड हमेशा से रहा है CAA का कि जो डकैती करने वाले और संगीन जराइम में मुलव्विस मुलज़मान हैं उनका इनकाउंटर होता है। इन्वेस्टिगेशन विंग ऐसे केसेस वो भी पकड़ती है, लेकिन कभी ना माजी में हुआ ना अब हुआ कि मुलज़मान की निशानदेही पे अगर वो कहीं जाते हैं तो हकीकत में उनका ऐसे जराइम पेशा अफराद के साथ सामना उनको करना पड़ जाता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, डाकू हलाक हो जाते हैं। इसकी भी कोई ख़ास वजह है कि ऐसे मुकाबले जो हैं वो सिर्फ CIA के साथ ही होते हैं? देखिए जी, कल को यही सवाल आप ये करेंगे कि देखें ना जी, ANF वाले तो 50-50 किलो और 50-50 मन चर्स पकड़ लेते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती 50 मन, उनके पास 10 मन क्यों, उसके पास 10 किलो या 1 किलो या आधा किलो क्यों आती है? ये उसी तरह ही है कि ANF का स्पेसिफिक टास्क है कि उसने मंशियात के ऊपर काम करना है, तो हार्डकोर काम है, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन भी हार्डकोर उनकी होगी, तो इंटरसेप्शन भी उसी लेवल की होगी ना। वो एक आम सिपाही बेचारा नहीं कर सकता, आम ASA नहीं कर सकता। इसी तरह जो CIA की ट्रेनिंग है कि उसने मसलन जो आप देखें 2 दिन पहले एक या मतलब कल की या परसों की बात, परसों की आई दिन कि शायद करामत उर्फ काका एक मुलज़म जो है वो चूंग पुलिस के साथ वो उसका इनकाउंटर हुआ और उसमें वो जो है ना ज़ख्मी हुआ और देन सब्सिक्वेंटली डाइड। 4 इनकाउंटर हैं उसके, लाइव इनकाउंटर 4 उसके हैं पुलिस के साथ मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें सब में पुलिस वाले ज़ख्मी हुए एंड ही मैनेज टू फ्ली। तो अगर किसी एक में भी वो मारा जाता तो इनकाउंटर तो था ना वो, ठीक है ना, लेकिन उसकी लक थी वो बच जाता था। और जो परसों हुआ, परसों CIA टीम उस पर बड़ी देर से काम कर रही थी क्योंकि उसने पूरे इलाके का क्राइम डिस्टर्ब किया हुआ था, बड़ी देर से काम कर रही थी।
तो जो इतना डेस्परेट है, जो 4 दफ़ा पहले पुलिस को फायर मार चुका है, आपका क्या ख्याल है 5वीं दफ़ा वो इंतज़ार करेगा कि जी मैं इंतज़ार करता हूँ आप आएँ मुझे ज़िंदा पकड़ लें? तो वो कभी भी वेट नहीं करेगा, जिसको पता है कि मैं 4 दफ़ा पहले फायर मार चुका हूँ पुलिस वालों को और ज़ख्मी कर चुका हूँ वारदातों में। तो इसी तरह ही जो टॉप के हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, जब CIA उनके ऊपर पूरा डेलिब्रेट काम करती है, उनका नाटका बंद कर देती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो भागना है। तो जब वो डेस्परेट क्रिमिनल भागेगा, अब देखें ना पिछले दिनों हमारे लड़के इधर से मेरा ख्याल है टाउनशिप से एक मुलजम के पीछे लगे थे, मुझे उसका नाम कोई गुज्जर टाइप उसका नाम के साथ आ रहा था, आई एम फॉरगेटिंग दैट, और अल्टीमेटली वापडा टाउन तक वो आपस में एक दूसरे को फायर मारते गए, ठीक है, और वापडा टाउन में वो गाड़ी छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। तो क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के ऊपर इंटरसेप्ट पे लगे होते हैं, तो जब वो इंटरसेप्ट पे लगे होते हैं तो डाकू गले में हाथ डालने के लिए तो नहीं आता, रोज़ तो हमारे बंदे शहीद हो रहे हैं। तो हमारा स्पेसिफिक काम है हार्डन क्रिमिनल के पीछे जाना। तो हार्डन क्रिमिनल को भी पता होता है कि दे आर नॉट द नॉर्मल पुलिस, तो वो जिन्होंने पंजाबी से कहने ना, वो आसरा ही नहीं करता, वो गल करन तो पहले फायर मारता। तो दैट्स वाई वो ज़ाहिर है गैंग है, गैंग में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो जब क्रॉस फायरिंग हो रही होती है, मेरे लोग ज़ख्मी हुए हैं पिछले दिनों, 2-3 जगहों पे मेरे लोग ज़ख्मी हुए, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा पोर्शन आपकी सवाल का कि लोकल पुलिस क्यों नहीं होता, तो आसिफ और फासू की तो एग्जांपल अभी 3 दिन पहले की है। डॉल्फिन के साथ उन्होंने रोका है चेकिंग में, उसने फायर मारा है, मेरे 2 बंदे ज़ख्मी कर दिए उसने, लोकल पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ है और उन्होंने कोशिश की डॉल्फिन ने उसको पकड़ने की, चूम में हुआ, हमारा बंदा शहीद हुआ। उन्होंने कोशिश की मनावा में चांद रात वाले दिन, जिस दिन सुबह सारे लोग, रात को लोग अपने अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के शॉपिंग करने जा रहे थे, हम एक शहीद की मैयत उठा के आ रहे थे, ठीक है ना। अगले दिन लोग अपने बच्चों को लेकर नमाज ईद पढ़ रहे थे, हमारा IG और हम सारे जो है हम जनाजा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो लोकल पुलिस भी उतनी ही प्रोएक्टिवली काम करती, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ जाता है कि ज़ाहिर है उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, अ नंबर ऑफ थिंग्स डील करनी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है, तो उनसे लोग बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। CIA is a specialized unit, experienced over the period of time, dealing with hardened criminals। तो इसलिए जब उनके साथ कहीं इनकाउंटर होता है तो डाकू को पता होता है कि या आप नहीं या गाहक नहीं, उन्हें पता होता है कि या मैं मरना है तो या मैं ये 2 मारने हैं। उसमें हमारे लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, पिछले दिनों भी हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये तो एक कंटिन्यूस जंग है जिसमें अगर हम आराम से बैठ गए तो सोसाइटी विल सफ़र। तो ये तो आपने डिसाइड करना है कि हम चाहते हैं कि हम आंखें बंद कर लें और सोसाइटी लुटती रहे, या हम अपना हिस्सा डालें और जितना नेक नियति के साथ कानून के दायरे में रहते हुए काम कर सकते हैं वो काम करें। आसान तरीन काम ये है कि हम AC वाले कमरों में आराम से बैठे रहें और लोग लुटते रहें और हम कहें जी हमने पकड़ के आगे भेज दिया जी। और मुश्किल तरीन काम ये है कि अपनी जान को ख़तरे में डालें और डाकू के पीछे भागें। जिस तरह आपको पता है कि पिछले दिनों मेरे सीनियर अफसरों को, DSP रैंक के अफसरों को उनकी रैकी की गई थी और उनको थ्रेट था और उनको मारने की कोशिश की गई, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये था कि हम चुप करके बैठ जाएं कि आ जाओ जी हमारे बच्चों को भी और हमें भी मार दो। तो जो इशू पुलिस वाले को मर्डर करने का नहीं है, पुलिस वाले को शहीद करने का नहीं है, आप उसकी वैल्यू देखें कि उसकी न्यूसेंस कितनी और ख़बर कितनी बनती है कि टारगेट किलर ने पुलिस वाला शहीद कर दिया। तो जब एक पुलिस वाला, लोग कहते हैं अगर पुलिस वाला महफूज नहीं है तो साढ़े घर च ते फिर असी तो लुटे गए हैं, फिर कॉल आएगी वो फ़ौरन बता देंगे, पहले मैसेज में। तो सोसाइटी में अमन कहाँ रहेगा, सोसाइटी में सुकून कहाँ रहेगा, सोसाइटी में जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है आपके लॉ इन्फोर्समेंट पे वो कहाँ रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ पुलिस को सपोर्ट करें बल्कि हम ऑल आउट क्रिमिनल्स को डिस्करेज करें, पुलिस को इतला दें और हमारे आइज़ एंड ईयर्स बने, ताकि हम क्रिमिनल्स का कानून के मुताबिक, कानून के दायरे में रहते हुए उनको उनके लीगल इंजाम तक पहुँचाएं। अच्छा कैप्टन साहब, जिस तरह आपने बताया कि CIA बहुत अच्छा वर्क कर रही है, हमें भी दिखाई देता है, आपको बड़े क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है, उनको आप पकड़ते हैं और जेलों में भिजवाते हैं। इसी तरह से एक अवामी राय भी आपके बारे में मुस्बत है। आपसे मुराद CIA के बारे में कि अगर किसी मसले का, किसी मुकदमे का, किसी केस का हल करना है
तो हम उसका केस जो है वो CIA में ट्रांसफ़र करवा लें इन्वेस्टिगेशन से। बतौर सीनियर ऑफिसर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में भी सर्व कर चुके हैं और भी जगहों पे आपने बहुत सर्व किया। अगर ये इतना अच्छा काम हो रहा है तो आपके नज़दीक, आपकी राय में इसमें क्या कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है जो लोगों को फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए? देखिए शेख साहब, जो हमारे, मैं कभी भी ना स्टेट से शिकवा किया ना सीनियर अफसरान से शिकवा किया इस मामले में। वजह यह है, स्टेट के पास जितने रिसोर्सेज है वो बेस्ट पॉसिबल हमें प्रोवाइड करती है। हमारी जो हायरार्की है, CCPO साहब हैं, IG साहब हैं, उसमें आते हैं। दे ट्राई टू गिव अस ऑल आउट सपोर्ट जितनी पॉसिबल, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन है ना, उसके अंदर रहते हुए वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन लिमिटेशंस और उन रिसोर्सेज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। मैम, वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट CIA हेडक्वार्टर। इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन जो 4 महीने में 28 करोड़ रुपया रिकवर किया है उन्होंने, तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन के इंडिपेंडेंट एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, जिस पे ऑलरेडी CCPO साहब ने, IG साहब ने CCPO साहब को डायरेक्शन दी और CCPO साहब उस पर कोशिश कर रहे हैं हमें उसमें करने की। देन वी नीड टू हैव अच्छी हवालात हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास यंग लॉट होनी चाहिए जो आके तो एक हम उनको ट्रेंड करें और हमें पता होगा अगले 10-20 साल के लिए हमारा एक असासा बन गया है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग अभी वो हैं जो बेचारे 50+ हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है ना, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा इस वक्त हमारी CIA की स्वाय एक बिल्डिंग के मेरा ख्याल है जो प्रॉपर 2 माल्टाउन और कोतवाली, बाकी सारी हमारी बैग बारो स्टील वाली बिल्डिंग है, यानी थाने से 1-2 कमरे लिए हुए हैं, उधर कमरे लिए हुए हैं। तो थानों के साथ एक कमरा लेके तो क्रिमिनल्स हम वो डील करते हैं जिसने किसी में 200 केस हैं, किसी से 400 केस हैं, कोई 10 दफ़ा जेल से भागा हुआ है, कोई 3 दफ़ा भागा हुआ है। तो पॉसिबल नहीं है उस लेवल पे डिलीवर करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जिस तरह मोटरवे का किसी दौर में फ्लीट हर 3 साल बाद चेंज होता था, CIA के पास अच्छी गाड़ियाँ होनी ज़रूरी हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मेरा शिकवा किसी से नहीं है कि अगर उनके पास नहीं हो और वो हमें ना दे तो फिर तो मैं कहूँ, अगर वो है ही नहीं उनके पास तो जो उनके पास बेस्ट है वही वो दे सकते हैं ना हमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत कुछ होना बाकी है कि हमारे पास अच्छी लैब्स, हमारे हर IT लैब्स हमारे हर एक सेटअप में होनी चाहिए। वो हम कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह बनाने की। CIA को इंडिपेंडेंट हो सकता है किसी स्टेज पे हम इंशाल्लाह, लोकेटर भी हमारे पास हमारे डिस्पोजल पे IG साहब इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि वो दे देंगे, तो उससे हमारी वर्किंग और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसको अपग्रेड करने की भी और कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बेहतरी आएगी और फंक्शनिंग भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इन्वेस्टिगेशन विंग क्या सही तफ्तीश करते हैं? CIA के अफसरान इसके बारे में क्या कहते हैं? जो दोबारा केस को CIA पुलिस तफ्तीश करती है तो क्या वजह है कि उस पहले वाली की गई तफ्तीश में बेगुनाह होने वाला मुलजिम इस तफ्तीश में गुनाहगार करार पाता है? इसके बारे में CIA अफसरान का क्या कहना है वो भी सुनिए। CIA इकबाल सेंटर के इंचार्ज हैं जी मोहम्मद अली भट्ट साहब। इनसे पूछते हैं कि जो ब्लाइंड मर्डर है, तफ्तीश चेंज होकर इनके पास आती है, किस तरह से इस केस को हल किया जाता है, मुलजमान कैसे गिरफ्तार होते हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब ये बताइएगा कि ब्लाइंड मर्डर था और डेड बॉडी को फेंक दिया गया वहाँ पे रिंग रोड पे, किस तरह से आप पहुँचे और मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए, क्या तफ्तीश कहती है आपकी? जी शेख साहब, इसमें यह है कि अपना ये 7-8 माह पुराना केस था। इसमें मुद्दई जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। वो DI साहब इन्वेस्टिगेशन के पास गया, उन्होंने आगे SSP साहब CI को कहा और SSP साहब CI ने जब मुद्दई की सारी बात सुनी तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ये आपने केस रिजॉल्व करके बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी इस केस में शक व शुबात लग रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है और ये ऑलरेडी 2 मुकदमे खारिज हो चुके हैं। तो वो SSP साहब ने कहा मुझे 3 दिन मैंने इसकी रिपोर्ट चाहिए कि मैं वो, फिर SSP साहब डेली तकरीबन एक बार फ़ोन करके पूछते थे केस का क्या बना। इसमें हमारे हाफिज़ तारिक साहब, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस केस में। असल मुलज़म जो पकड़े हैं उन्होंने,
ला के जो जिस रिक्शे पे डेड बॉडी जाके इन्होंने फेंकी है रिंग रोड पे, वो भी इन्होंने रिकवर कर लिया और मुलज़िम सारे पकड़ लिए हमने। ठीक है। अच्छा बट साहब, जो मुद्दई है, मुकदमे का मुद्दई है, वो मकतूल का बहनोई है, उसके काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो पहले पोस्टमार्टम होता है उसमें डेथ की जो उसकी वजह है वो नहीं लिखी गई, फिर उसके बाद जो 365 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद 302 आज़ाद होती है, वो भी खारिज हो जाता है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरह से भी होती है कि इतना खौफनाक किस्म का कत्ल किया गया और 3 से 4 मुलजिम भी हैं और FIR भी खारिज हो जाती है, जब CIE के पास केस आता है तो कातिल भी पकड़े जाते हैं और पता भी चल जाता है कि कैसे मारा गया? जी, इसमें थोड़ा सा अलमिया है ज़रूर इसमें, लेकिन ये है कि अपना ये जब 365 का इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके एक आध दिन बाद इसकी डेड बॉडी मिली है मुतलका गुजरपुरे वालों को। गुजरपुरे वालों ने तो ठीक किया मेरे हिसाब से कि उनको एक डेड बॉडी मिली लवारस सड़क पे, वो यही समझे कि एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक्सीडेंट का पर्चा दे दिया। इन बिटवीन मुद्दई को भी कॉल चलेगी गुजरपुरे वालों की तरफ से कि ये इस नाम का बंदा आपका क्या लगता है, तो उसकी डेड बॉडी मिली, क्योंकि मुद्दई ने ऑलरेडी पर्चा करवाया था 365 का ग्रीन टाउन में, तो इधर गुजरपुर वाले ने पर्चा खारिज कर दिया क्योंकि उधर उन्होंने जुर्म में अमेंडमेंट करवा दी थी 302 की। ठीक। लेकिन अब वो जो ग्रीन टाउन वाले थे उन्होंने कुताही की, इसमें वो पर्चा खारिज कर दिया और मुद्दई भी सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए तो वो SSP साहब CIE के पास आया। ठीक। तो हमने तो मेरिट पे और बड़ी मेहनत के साथ हाफिज तारक ने तफ्तीश की है, तो बाकी जिसने कोताही की है सीनियर अफसरों ने नोटिस ले लिया उसका, इंशाल्लाह ताला वो। अच्छा, इसमें कोताही किस तरह की हुई कि जो 302 की दफ़ात किस बुनियाद पे खारिज की गई या की जा सकती है? इसमें थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम हुआ ना, वो अपना क्या कहते हैं पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम भी उन्होंने नहीं था ठीक है, कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बिला वजह कोई ऐसी चीज़ लिख दी थी, अदरवाइज कॉज ऑफ डेथ तो मेन हेड इंजरी थी उसकी। हाँ। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसने लेके खारिज किया, हालांकि नहीं करना चाहिए था खारिज, तो इसलिए वो सीनियर अफसर ने नोटिस ले लिया इस चीज़ का, इंशाल्लाह ताला जिसने भी कोताही की है उसके खिलाफ एक्शन ले। अच्छा, पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा फिर आपके लिए करवाना ज़रूरी था क्योंकि आप नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कब्र कुशाई की गई और उसके कब्र बाद कुशाई हुई है, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, बाकायदा बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है, लार्जर बोर्ड बैठा है, उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कॉज ऑफ डेथ जो है वो मेन हेड इंजरी थी, वो उसके बारे में था। अच्छा, तो वैसे कानून क्या कहता है कि अब मुद्दई के पास ये हक हासिल है कि जो पहले बोर्ड है वो गलत जो है पोस्टमार्टम पास हक हासिल है। जैसे हमारे पुलिस में अगर मैं तफ्तीश करता हूँ, मुद्दई नहीं सेटिस्फाई, वो अदालत से या वो तो हमारे सीनियर ऑफिसर के पास जाके चेंज करवा लेते हैं ना तफ्तीश, इस तरह वो कोर्ट से आर्डर लेके बोर्ड बिठवा के तो दोबारा पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। CIE पुलिस जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है तो इतनी जल्दी अपने गुनाहों का एतराफ़ और अपने जुर्म का इकबाल कैसे कर लेते हैं? पुराने प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि कितनी जल्दी वो अपने किए हुए पर पछताते भी हैं और ये भी मानते हैं कि उन्होंने वो जुर्म क्यों किया। गहरी चोटें कैसे लगी थी, कहाँ लगी थी, क्या मारा था उसको? सर में उसने ईंटें मारी। अच्छा, ईंटें मारी थी उसने, तो उस वक्त वो मौके पे मर गया था? जी, बस थोड़े बातें थे, ये नहीं सांस हैं? थोड़े बातें ये नहीं सांस चाह रहे थे। सांस चल रहे थे। फिर उसकी डेड बॉडी वहाँ क्यों गई, किस तरह से गई, रिंग रोड पे कैसे गई? वो रश्के वाले को साथ बुलाया उधर, उसके बाद लेके तो साथ तुम भी थे? 2 ईंटें नईम ने मारी, 1 मैंने मारी। अच्छा, 2 ईंटें तुमने मारी थी? 2 ईंटें नईम ने मारी जो बाहर भागा। अच्छा, उसने ईंटें तो मारी क्योंकि उसके साथ लड़ाई हुई थी, तुमने क्यों मारा उसको? सर वो कह रहा था कि बस नहीं, बस नहीं, सही बात बताओ, क्या कहा तुम, क्यों मारा तुमने उसे? बस गुस्से में थे सर, गलती गुस्सा तुम्हें क्या गुस्सा था? बस सर वो असल बात बताओ, गुस्से की वजह क्या थी? गुस्से की वजह कोई नहीं थी सर। वजह बताओ, क्या वजह थी, क्या गुस्सा था तुम्हें? तुम तो उसको छुड़वा रहे थे, तुम्हारा तो वो मुलाजिम था, तुम्हारे पास वो काम करता था, तुम्हें किस बात पे गुस्सा था कि तुमने भी ईंटें मार दी उसके सर पे? सर वो इसके घर झांकता था। अच्छा जी, क्या ये इसको एक ग्रांज ये भी था कि जो घर में कोई चीज़ देने के लिए लेने के लिए उसको भेजता था मुलाजम को, वो घर पे झांका झांकी करता था, इसने मना भी किया 1-2 बार उसको। अच्छा, असल फिर इसका मतलब है इसका कसूर है? ये भी इसको ना गरज असल में यही था। अच्छा, ये था। आप बताओ अभी क्या करता था वो घर में ज़रा थोड़ा उसका तो सही बात बताओ ना। अगर वो सर पहले आपको बताइए कब बताइए तुमने ये बात? आप बताओ कि क्या हुआ है? वो रिलेशन था बस उसका, थोड़ा फैमिली। किसके साथ रिलेशन था? तुम्हारे घर क्या करने जाता था? तुम खुद भेजते थे? नहीं, वो सालन वगैरह आलू वगैरह लेने जाता था दुकान से। अच्छा, सामान लेने जाता था? सामान लेने जाता। तो फिर वो किस किस्म का, तुम कह रहे हो कि लड़का बहुत अच्छा था, तो इस तरह का किरदार का था तुम्हें? क्या तुम्हें शक क्या था, क्या बात हुई कि तुमने उसको ईंटें मार दिया, फिर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया, क्या ऐसा था?
कुछ बताओ बात जो बस तुमने सर, तफ्तीश में बताई है। ये आपको सर मेन बात बताई है जो कि अच्छा, वो घर में कोई झांकता था हाँ जी, तो तुमने उसको मना किया था? मना किया था उसको 2-3 तो फिर दफ़ा। तुमने उसको घर जाने से भी मना कर दिया था? मना तुम किया। उसको नौकरी से निकाल देते, उसको अपने पास काम ना करवाते, कि उसको मारना मकसद था? नहीं बस सर, उसको कहा भी था 2-3 दफ़ा, अपनी मर्ज़ी से तुम नहीं उसको किया काम। निकाल देते, अपने काम से निकाल देते, फिर वो कैसे तुम्हारे घर जा सकता था? तुम्हारी कौन सी उसके साथ रिश्तेदारी थी कि वो तुम्हारे घर ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकता था? नहीं, रिश्तेदारी तो कोई नहीं थी। कोई तुमने पुलिस कंप्लेंट की या उसको पकड़वा दिया कि कुछ ऐसा करता है, गलत काम करता है, कि किसी की जान लेना मकसद होता है? बताओ ना। बस गलती हुई है सर उस अच्छा, टाइम। ईंटें तुमने 2 मारी और उसने भी मारी? 2 नईम ने मारी सर। 2 नईम ने मारी। नईम ही असल मुलजिम है, वो जब पकड़ा जाएगा वो कहेगा तुमने मारी और तुम्हारी वजह से उसने उसको मारा। फिर क्या हुआ? फिर डेड बॉडी कैसे लेके गए? डेड बॉडी रश्के में डाली सर। अच्छा, उसके बाद नईम और शरीफ को भेजा साथ रश्के में। खुद नहीं तुम साथ गए? मैं नहीं गया सर। अच्छा, वहाँ पे ये फेंक के आए, इन्होंने तुम्हें आगे बताया? ये जब आ गए बैंक के, मैं तब घर चला गया सर। अच्छा, तो फिर पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने उसके लवाकी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास मुलाजम था, कहाँ गया वो? पूछते थे तुमसे? जी, तुम क्या कहते थे? मैंने कहा इधर उतर गया, उसके बाद नहीं हमें पता कि किधर गया। अच्छा, तुम मतलब जुर्म करके उसको छुपा रहे थे? हाँ जी। छुपाते रहे? कौन तुमसे रब्ता करता था? किसका? ये जो तुम्हारे इसका पास- बेनोई उसका? बनोई इसका ही बा। पूछता था? तुम कॉल करते थे या इधर आ गए थे वो? नहीं, ये कॉल भी की है इसने 2-3 दफ़ा, बाकी अच्छा, हाँ जी। उसके फिर उसके बाद बाद फेस टू अच्छा, फिर कैसे हुआ? पर्चा भी खारिज हो गया? को पुलिस को पैसे दिए थे? पैसा वैसा कोई किसी को नहीं दिया। वो जब दूसरी इन्होंने पोस्टमार्टम कब्र कुशाई करा के, यानी पोस्टमार्टम कराया, तब भी वही रिपोर्ट साबित हुई है। अच्छा, वो साबित हुई, वरना तुम तसल्ली में थे कि पोस्टमार्टम में तो आया ही नहीं कि इसको ईंटें मारी हैं, इसको डंडे मारे हैं, तुम मुतमिन हो गए कि तुम बच गए। खून जो तुमने किया है, कत्ल जो किया है, बच गए, यही सोच रहे थे तुम? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद पकड़े कैसे गए? पकड़े हम, तशवीश चेंज हुई है ऊपर से, तो इधर आए हैं। तफ्तीश के लिए इन्होंने बुलाया? जी, बुलाया था। तो फिर कैसे पुलिस को शक कैसे हुआ कि तुम हो कातिल? बस तशवीश के दौरान ये सब। फिर उसके बाद मान गए कि तुमने सारा हाँ जी। ये काम तुमने खुद ही किया? हाँ जी। ऐसे ही है हाँ जी। कि पुलिस ने गलत पकड़ा, सीआई वालों ने तुम्हें ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कत्ल तुमने किया है या सीआई वाले झूठ बोल रहे हैं या तुम सच बोल रहे हो? नहीं। क्या नहीं बताओ क्या बात? ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, बताओ ना कि तुमने कत्ल किया है या सीआई वाले झूठ बोल रहे हैं? बस किया मैंने। तुमने किया है? सीआई वाले सच्चे हैं? हाँ जी, सच्चे। झूठे तो नहीं है? नहीं जो पहली तफ्तीश थी वो गलत हुई? नहीं, वो भी अपने रूटीन वाइज पे सही उन्होंने है। तो पर्चा खारिज कर दिया था। वो जब दूसरी रिपोर्ट आई है, उन्होंने तब पर्चा खारिज किया। अच्छा, तो ये तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा साथ जो खड़ा है ये काम करता था मेरे को। ये भी काम करता था? हाँ जी। हाफिज रियाज कत्ल केस में जो सीआईए कैंट ने कार्रवाई की, उसके आईओ हैं हमारे साथ सैयद नदीम अब्बास साहब। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, मुलजमान को भी गिरफ़्तार किया। इस मुकदमे में क्या कुछ हुआ, इनके पास केस आया, इसकी तफ्तीश क्या कहती है, मुलजमान आदी मुजरिम भी हैं और मुलजमान ने कितना तशद्दुद किया और कितने जालिम साबित हुए। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं कि ऐसे लोग जो आदी मुजरिम हैं, इन पे मंशियात के भी मुकदमे हैं और पुलिस मुकाबले के भी पर्चे हैं, पुलिस वाले भी इनके जानने वाले हैं, ज़िला शेखुपुरा में सुना है पुलिस भी इनको सपोर्ट करती रही वहाँ की। ये तो मुतलका पुलिस का ही मामला है। अगर पुलिस सपोर्ट ना करे तो ये क्राइम ही ना हो। जब हमें लाहौर सीआईए जो है ना, हमारे एसएसपी साहब कैप्टन लियाकत साहब का जो है और डीएसपी साहब का, हम क्राइम पे कभी समझौता नहीं करते, चाहे मर जाएं, सारा ख़ानदान भी मर जाए, हम बिकते नहीं हैं। हम पूरा जुर्म जो है उसका साबित करते हैं और उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाते हैं। अच्छा नदीम साहब, जो अक्सर होता यह है कि कोई कत्ल होता है तो उसका प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, फिर उसके ऊपर पीछे ताकत भी लगती है और असर रसूख का भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो सीआईए के पास केस आता है। ये तो एक आम आदमी था, मज़दूर आदमी था, तो ये केस आपके पास कैसे ट्रांसफ़र हुआ? और यकीनन उसके बच्चों की जो है वो आप दुआएं भी लेंगे और उसको नाहक मारा गया। ये इतना गरीब है, ये तो वहाँ का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
जब हमारे अफसरान को पता चला है कि ये बहुत ही गरीब है और जालिमों ने इसके भाई को मार दिया, तब ये ट्रायल केस होकर हमारे पास आया। ठीक है। फिर हमने जहाँ से ये अगवा हुआ है हाफिज रियाज, हमने वहाँ फिर मौका मुलाजा करने के बाद इसकी जिस गाड़ी इस्तेमाल हुई है सेफ सिटी से, उस गाड़ी का सारा चेक किया है, तब हमें पता चला कि ये मुलज़िम है। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, इसकी जो डेड बॉडी है जब वो फेंक देते हैं तो शेखुपुरा पुलिस को मिल जाती है, तो उसकी डेड बॉडी को लावारस जान के तदफीन हो जाती है। वहाँ पे वो जो थाने सफदराबाद है ना, वहाँ पे वो लावारस तशद्दुद शुदा लाश करके दफन कर देते हैं। जब ये मुलजमान पकड़े जाते हैं, मुलजमान हमारे पास रिमांड पे हैं, ये फिर इंकशाफ करते हैं कि यहाँ पे हमने मारा है इस शेखुपुरा गांव में, बल्खे में, और वहाँ जाके फेंक दिया। ठीक है। वहाँ उन्होंने लवारस करके दफन कर दी कि इसका ना कोई वारस आएगा ना इसका कोई मामला आगे चलेगा। क्या नाम है भी तुम्हारा? ਸਾਕਬ साकब कित्थे दा रहने वाला है? ਬਲਖੇ ਪਿੰਡ बल्कि पिंड कित्थे? ਕਲਕਤੇ ਰੋਡ कालखताई रोड ते शेखुपुरा दी दूधी ਹਾਂਜੀ जान ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ शेखुपुरा की काम करना है? ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ माल डंगर दा ਹਾਂਜੀ ते की अपना होया, क्यों कत्ल कर दिता उन्होंने? ਸਰ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, अच्छा, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तेरे कोल किस तरह आया सी उत्थे ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਿਲੰਗ- ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਲੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਇਹਦੇ- ਹੋਇਆ? ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ? ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੁੱਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ? ਜਵੇਦ ਜਵੇਦ ਜਵੇਦ। ਕੀ ਹੈ? ਜਵੇਦ ਨਾਮ। ਜਾਵੇਦ। ਅੱਛਾ ਜਾਵੇਦ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਫਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਤੋਂ? ਉਸ time ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ 7-8 ਬੰਦੇ ਕਿਦਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹ- ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਲੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਲਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਲਤੀਫ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਲਤੀਫ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ 2-4 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਰ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੂੰ। ਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹੂੰ। ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਢਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਆਏ। ਜਵੇਦ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ। ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ? ਤੇ ਕੌਣ ਸੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ 10 ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 10 ਮਾਰਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਗਏ ਨੇ 9C ਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ 9C ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ- ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ ਸਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਉਹ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਫਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ? ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਤੀਫ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਲਤੀਫ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨੇ ਨੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਰ ਜੀ 10 ਕੁ ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਸੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਦੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਟੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਕਿ ਡੰਡਾ ਸੀ? ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੀ ਸਰ। ਡੰਡਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਉਹ? ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਪੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕੋਈ ਸੀ? 5-6 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੈ 5-6 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ 5-6 ਲੱਖ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਰ। ਚਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਤੇ ਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਆਇਆ। ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਸਨ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰ। ਨਿਕਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕਿੱਦਣ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਲਤੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈ। ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ? ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਰਾਣਾ ਨਾਣਾ ਸੱਦਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਫੜੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੋਰ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਸਰ ਉਹ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖੈਰ ਵੱਜਿਆ ਸਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਿਆ। इन्वेस्टिगेशन विंग तफ्तीश कैसे करती है और ऐसी कौन सी तफ्तीश है जिसमें सीआईए पुलिस कामयाब हो जाती है? इसके बारे में आवाम की राय क्या है? अवामी राय के मुताबिक सीआईए पुलिस कैसे बेहतर है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में आवाम क्या राय रखती है, इनकी जुबानी ही सुन लीजिए। थाना कल्चर है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, अगर इनके पास कोई केस जाता है तो उन बेचारों के पास तो वैसे ही वसाइल की कमी है, गाड़ियां उनकी टूटी हुई हैं, ना उनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी और हालात हैं जिसकी वजह से उनको भी जो है वो तो मुलजिम को ढूंढने में दुश्वारी पेश आती है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन अलहदा कर दिया, ऑपरेशन अलहदा कर दिया। पहले ऑपरेशन में आप देखे का ऑपरेशन में अव्वल तो पर्चा नहीं होता, जब पर्चा हो जाए तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन को भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों के फिर पास जा के आपके जूते जब घिस जाते हैं फिर वो आपको कह देते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बात है कि जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है ख़ास तौर पे पुलिस के हवाले से, ये एक चुदराहट सिस्टम ने ना कैप्चर किया हुआ, जो पाकिस्तान का चुदराहट सिस्टम है, इसको आज़ाद होने ही नहीं दिया इस पुलिस डिपार्टमेंट को। ख़ास तौर पे अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी कंप्लेन के लिए चले जाएँ, वो खा कोई भी हो, कोई कत्ल की हो, डकैती की हो या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की हो, तो अक्सर देखा है कि वहाँ पर एक तो जलालत सबसे पहले, ना तो हमें कोई बंदा मिलता है मुतलका, कभी मुहर्रर के पास चले जाएं, कभी एएसआई के पास चले जाएं, कभी सब इंस्पेक्टर के पास चले, एसएचओ साहब आ रहे हैं, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। एक तो आवाम की जो जलालत है, जो टैक्स देती है, जो टैक्स पेड है, जिनके टैक्स से ये डिपार्टमेंट चलते हैं, एक तो उनके लिए जलालत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इनको एक इज़्ज़त का दर्जा देना चाहिए, जो कि अक्सर मैंने स्लोगन सुना है, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें आती हैं या पार्टियाँ आती हैं या हुकूमत आती है, तो वो अक्सर ये स्लोगन देती है कि जनाब इनको इज़्ज़त दी जाए। ये पीछे एक इमरान खान साहब के दौर में भी कहा गया था इनको चाय पेश की जाए, लेकिन ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ अपने इलाके का, लेकिन मैंने नहीं देखा इस सिस्टम को इस तरह चलते हुए। एक तो वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरा अगर पर्चा हो जाता है इन्वेस्टिगेशन वाले के पास जाते हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं मिलता, वो कभी कहीं गया हुआ है, तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे कभी कभी पूरा दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन हमें वहाँ पे ना कोई बंदा ऐसा मिलता नहीं एज इट इज़ जिससे हम अपना मसला हल कर सकें या हम उससे कोई बात पूछ सकें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करा सकें। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो भी प्रॉपर नहीं होती, मुख्तलिफ उसमें सुनहरियों को हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारी एजुकेशन में भी इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें कम से कम हमें पता चलनी चाहिए कि यार ये दफ़ात क्या हैं, इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं बीटेक ऑनर हूँ, लेकिन मैंने नहीं बीटेक ऑनर तक बढ़ा कि यार कोई ऐसी चीज़ किस तरह हमने डील करना है या कौन कौन सी शिक्स हैं। तो ये एक तो सिस्टम बहुत ख़राब है, इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। अगर इसके अलावा हम सीआईए की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इज़्ज़त भी थोड़ी सी मिल जाती है और सुनाई भी हो जाती है। बाकी अगर पुलिस डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन कहीं भी चले जाएं, मैंने कभी ना तो इज़्ज़त देखी है तो ना कोई कभी अच्छा सोल्यूशन देखा। अच्छा सोल्यूशन हाँ 10% या 20% होता होगा, लेकिन मोस्टली मैंने अच्छा सोल्यूशन नहीं देखा। पुलिस का डिपार्टमेंट जो है इस टाइम टोटली जो है ना अवाम के हक़ में बेहतर नहीं है। जैसे कि हम लोग तफ्तीश के लिए जाते हैं, पुलिस थानों में जाते हैं, कचहरियों में, कोई पुलिस का रिस्पॉन्स हमारे लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई FIR या कुछ देने जाएं तो वो उनका मुतालबा ये होता है आज इंस्पेक्टर साहब नहीं है, आज मोहरा साहब नहीं है, आप ऐसा कर लें, अभी साहब आ रहे हैं, आप SHO साहब को मिलने पहले फिर आपका होगा। मामला तो ये आता है अगर आपके ऊपर कोई मसला केस आ भी जाए और आपकी तफ्तीश कराने का मौका बन भी जाए, आपकी तफ्तीश का फ़ायदा ही कोई नहीं है इन्वेस्टिगेशन सेल में। जैसे कि जो भी वकूआ आजकल जो है अवाम के साथ हो रहे हैं, उनको तफ्तीश की इजहार मिल नहीं रहा। अगर आप ये केस अपना CIA में ले जाएं तो आपका मोस्ट वेलकम रिस्पॉन्स मिलता है CIA में, और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी हो जाता है और CIA में आपका केस सुनाई भी जल्दी हो जाती है। बात यह है कि जिस तरह के पुलिस कल्चर की बात हो रही है, इनके पास कोई भी आप कंप्लेन लेके जाएं या कोई मुद्दा लेके जाएं, ना कोई सुनवाई होती है, जलालत अलहदा सी होती है। इसके बरस अगर आप कहीं CIA में अपना कोई केस ट्रांसफ़र करा लें तो वही केस वो बंदे भी ट्रेस कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है।
और पुलिस से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देते हैं शहरी को, कि आप उनके पास गए हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, बंदे भी ट्रेस करवा लेते हैं, इन्वेस्टिगेट भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लिहाजा हमारे ख्याल से तो ये बेहतर है कि CIA में रिस्पेक्ट है, जबकि थाना कल्चर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। थाना कल्चर का जौन सा काम है ना, यही बेसिकली रॉन्ग है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन अलहदा कर दिया, ऑपरेशन अलहदा कर दिया। पहले ऑपरेशन में आप देखे खाओ, ऑपरेशन में अव्वल तो पर्चा नहीं होता, जब पर्चा हो जाए तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन को भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों के फिर पास जा के आपके जूते जब घिस जाते हैं, फिर वो आपको कह देते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आप घर जाएँ। और वही केस जब चले जाता है CIA के पास, तो दूसरे या तीसरे दिन आपका हर चीज़ आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता है। क्यों? ये चीज़ तो इनको IG साहब को या महकमा पुलिस को देखनी चाहिए ना कि इनमें क्या कमी है, जौन सी कमी है वो दूर करें। वही अफसर जब CIA में जाता है तो वो काम करना शुरू हो जाता है, और वही अफसर जब आता है इन्वेस्टिगेशन में वो काम नहीं करता। तो इसमें प्रॉब्लम तो सिर्फ वही है ना, अफसरों की, सिस्टम में तो नहीं है। सिस्टम तो आपने खुद ठीक करना है, पुलिस वालों ने या IG साहब ने या महकमा पुलिस ने, इनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए बेसिकली, जैसे हम सब लोगों की, जितने भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट आप देखें, जब इनकी प्रमोशन होती है तो इनको MPDD एक ट्रेनिंग होती है, वो करवाते हैं। उसमें इनको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसे जब इनकी भी प्रमोशन हो तो इन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यार ये सारी ट्रेनिंग दे के इस सिलसिले में ये करना, तो दैन ही मेरा ख्याल है ये ठीक हो सकते हैं। पुलिस का निज़ाम जो ना साडा वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ही असी जाने सानू कोई पुछ गिछ नहीं, असी पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जिस तरह कोई नहीं साडा सुनाई कोई नहीं होंगी पुलिस अगे। असी कहने कोई साडा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान, वो वास्ते कुछ ना कुछ इन्होंने करना, पर पुलिस साडे वास्ते नहीं। असी जाने धिक्के खा के आ जाने थाणियां दे विचों, कोई साडी सुनाई नहीं। CIA ने साडे सुनते ने, वो ही कोई ना कोई काम साडा असी उन्हां कोल जाने हैं, वो थोड़ी बहुती साडी सुन लैंदे। बेहतरी लाने के लिए सानू चाहिए अपना CIA, उन्होंने चाहिए साढ़े वास्ते कोई काम करन, साढ़े वास्ते कोई सुन। पुलिस नहीं सुनती, पुलिस बस पैसे देई जाओ, खुआई जाओ, उन्होंने खाई जाएंगे, साढ़े वास्ते कोई नहीं है। असी कहने मुल्क की बेहतरी वास्ते जो भी होना चाहिए मुल्क की बेहतरी वास्ते हो गया। चोरी डकैती इत्थे सुनाई नहीं हैगी साडी, पुलिस कोई नहीं साडा सुनती। कोई पुलिस साडी असी जाने पर्चा कराने वास्ते तां सानू मगर तां कुछ नहीं, साड़ी सुनाई कोई नहीं। ऐसे है कि मैं अपना ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि जिस तरह ये हमारे आम थाना कल्चर है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, अगर इनके पास कोई केस जाता है तो उन बेचारों के पास तो वैसे ही वसाइल की कमी है, गाड़ियाँ उनकी टूटी हुई हैं, ना उनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी और हालात हैं जिसकी वजह से उनको भी जो है वो तो मुलजिम को ढूंढने में दुश्वारी पेश आती है। जबकि वही केस जब इन्वेस्टिगेशन से होकर CIA को जाता है तो CIA तो जो है वो 2-4 दिन के अंदर मुलजिम जो होता है वो उसको वो ढूंढ के जो है वो हिरासत में ले लेते हैं। इसके लिए जो है ना हमें चाहिए कि दोनों ही हमारी फोर्स हैं, दोनों ही हमारी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो ये है कि जिस तरह CIA जो है उनको जो वसाइल बरोकार हैं, सेम इसी तरह जो हमारी आम इन्वेस्टिगेशन है इनको भी ऐसे आलात, जदीद गाड़ियाँ और जदीद टेक्नोलॉजी के अब जो गैजेट्स हैं इनको ये फ़राहम किए जाएँ ताकि उनको भी मुलजिम को ढूंढने में मदद फराहम हो उन गैजेट्स के ज़रिए। क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ जो है वो आपको घर बैठे कोई भी शख्स जो पढ़ना लिखना जानता है वो नेट के थ्रू जो है इन गैजेट से वो ढूंढ सकता है। जिस तरह अब CIA के बाद मोबाइल चोरी का बड़ा अच्छा जो सिस्टम आ गया कि अगर आप मार्केट में मोबाइल बेचने गए हैं तो वो गैजेट्स बना गए, एक ऐप बना दी हुई है गैजेट ऐप के नाम से, जिस तरह वो उस पर मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो एंटर करते हैं तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है, तो वो हमारी CIA को कॉल कर देते हैं, वो आगे उठा लेते हैं। सेम इसी तरह जो है ये चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन और आम पुलिस है इसको भी इस किस्म के गैजेट्स और वसाइल जो हैं वो मुहैया किए जाएं ताकि हमारे मुल्क में बेहतरी आए और जराइम जो है इन पर काबू पाया जा सके। और अब ये दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जदीद टेक्नोलॉजीज़ या ऐप्स जो मुतारिफ़ करवा रहे हैं इसको इस तरीके से इसमें आसानी पैदा करें कि जो हमारी आम आवाम है, क्योंकि हमारे जो मुल्क है इसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं बहुत कम हैं,
तो जो अनपढ़ लोग हैं ना उनको भी उसमें आसानी पैदा हो, उसको यूज़ करने में उनको भी पता लग सके कि ये क्या चीज़ है और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसमें जो है ना बेहतरी लेकर आएँ और CIA हो गई और ये इन्वेस्टिगेशन जो हमारी आम पुलिस है, इन दोनों को जो है बराबर के वसाइल मुहैया किए जाएँ ताकि इन जराइम पर काबू पाया जा सके। आज के जुर्म अंजाम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन विंग काम नहीं करता, और ना ही हमारा मकसद ये है कि CIA विंग बहुत काम करता है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है उनको फौरी इंसाफ फराहम किया जाए, और ये काम है पंजाब पुलिस का, ये काम है लाहौर पुलिस का। दोनों ही पंजाब पुलिस का हिस्सा है जिन्हें बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।